हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलारिटी और मोलालिटी का डेफिनेशन और देखेंगे उसका एक सम। इससे हमको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मोलारिटी और मोलालिटी। मे बी और भी डिटेल में आपको समझना है तो मैं एक और क्लास जिसमें कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। Let's start with the line by line explanation of NCERT। 2.8 एक्सप्रेशन पे आप आ जाइए जहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोलारिटी। देखिए, हमने इसके पहले बिफोर दिस क्लास वी डिस्कस्ड मोल फ्रैक्शन एंड इट्स फार्मूला एंड वी डिड वन सम, जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। अब मोलारिटी में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक तो हमको मोल्स पता होना चाहिए सोल्यूट का, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। या तो क्यूबिक डेसीमीटर में पता होना चाहिए, अगर किसी और यूनिट में जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, डायरेक्ट कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे भी करके हम इसको फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में रखेंगे और ऊपर मोल्स ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कैसे हम लोग निकालें। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं मोल्स ऑफ द सोल्यूट का, तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट जो है ये निकालना आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मोल्स ऑफ द सोल्यूट में फॉर्मूला यूज़ करना है मास गिवन अपॉन मोलार मास। इसको आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है मास गिवन अपॉन मोलार मास, तब जाके आपको मोल्स ऑफ द सोल्यूट मिलेगा। अगर डायरेक्टली तो बहुत ही अनलाइकली है कि आपको डायरेक्टली दिया रहेगा ये मोल्स ऑफ द सोल्यूट, यानी जो आप लोअर क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन में वो दे देगा, ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहाँ पे बैठे बैठे आपको मास गिवन तो दे दिया NaOH और साथ में 450 ml सॉल्यूशन दिया है, तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। 450 अगर आपके पास है तो खाली आपको उसको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू देखिए यहाँ पे 450 हमारे पास था, तो 450 को आप सिर्फ डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक इसको लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ml में दिया रहेगा तो 1000 से डिवाइड करने से सीधा लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं होगा कन्वर्ट करना, ठीक है। आई होप ये आप आराम से कर लोगे। ओके, और ये वाला फॉर्मूला ही हमको इस सब में यूज़ करना है, दैट इज़ नथिंग बट मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं रहेगा इसमें। थोड़ा सा चैलेंज जो है वो मोल्स ऑफ द सोल्यूट निकालना है, जिसमें मास गिवन ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। मास गिवन इज़ ऑलरेडी गिवन। और जहाँ तक सवाल है मोलार मास का, ठीक है ना, वो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मोलार मास को तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे मिला इनको ये 40 जो यहाँ पे मिला है, हाउ डिड दे गेट दिस 40, दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्विकली कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए। देखिए, Na जो होता है वो होता है आपका 23, O होता है आपका O यानी ऑक्सीजन। अब ये NaO कहाँ से मिल रहा है, देखिए ये NaOH है, इसमें Na, इसका मैं मोलार मास निकाल रहा हूँ। मोलार मास का कॉन्सेप्ट है सबका एटॉमिक मास सबको ऐड करना है। तो 16 आपका आ जाता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का आ जाता है 1, यानी इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 23 + 16 आपका आ जाता है 39, और उसके अंदर 1 ऐड करते तो आपको ये 40 मिलता है। यानी ऊपर वाला जो दिया है ये 40 आपको कैलकुलेट करना है 40 ग्राम्स पर मोल, ये आपका हो गया मोलार मास। इस तरह से आप चले तो इन शॉर्ट आपने ये सारे चीज़ कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपका मेन कॉन्सेप्ट रहेगा इसको कैलकुलेट 5/40 करके 0.125 लेके आना। एक बार आप 0.125 लेके आ गए, उसके बाद आपका मोल्स तो आ गया। फॉर्मूला आपको याद है, मैंने बोला था फॉर्मूला क्या है इसका, फिर से एक बार देख लेते हैं। मोल्स को डिवाइड करना है वो भी सोल्यूट का वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 450/1000 था, तो आप करोगे क्या, आपको ये 0.125 ये तो मिल चुका है, ठीक है ना। इसको आपको डिवाइड करना है 450/1000, यानी 450/1000 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। जैसे ही आपको इसको डिवाइड करें 1000 जाके ऊपर हो जाता है, यानी 1000 चला जाता है ऊपर। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 न्यूमरेटर में चला गया। यानी क्या हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड, ये आपका न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था,
लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, इसलिए आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो कि ये 1000 जो है न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका हो गया ये कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाता है 0.278। और ये कैपिटल एम क्या चेक करो, व्हाट इज़ दिस कैपिटल एम? जो कैपिटल एम है यही यूनिट होता है मोलारिटी का। देखिए स्मॉल एम नहीं लिखना है, कैपिटल एम लिखना है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप कैपिटल एम नहीं लिखना चाहते तो मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, या मोल्स पर लीटर यानी कि MOL, मोल पर लीटर, यही तो था फॉर्मूला। मोल्स जो सोल्यूट का है उसको लीटर से डिवाइड करना है, तो इसको याद करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। कभी कभी कहीं पे बुक में अगर मोल्स पर DM जो है क्यूब लिखा रहेगा, या ऊपर लेके जाएंगे तो मोल्स इनटू DM⁻³ लिखा रहेगा, बात तो एक ही है। ओके, ये दोनों केसेस में जो फार्मूला है वो करेक्ट है। यानी टोटली 3 रिप्रेजेंटेशन है इस फार्मूला को लिखने का, तो अगर आप इसमें से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो डोंट वरी, ऑल द 3 आर करेक्ट। चलिए फिर ये सम तो हमारा शायद आपको समझ में आ गया होगा, और सम्स करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑफ मोलारिटी जिसमें आर आता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोलालिटी जिसमें आर नहीं आता है, मोलालिटी। तो यहाँ पर देखिए मोल्स ऑफ द सोल्यूट स्टैंडर्ड है, यानी जो ऊपर था वो अभी भी आपका मोल्स ऑफ द सोल्यूट अभी भी है। तो फॉर्मूला सेम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर का मतलब होता है डिवीजन, पर का मतलब होता है डिवीजन। तो पर किससे डिवाइड करेंगे, इस बार हम वॉल्यूम से नहीं डिवाइड करके मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, जो कि केजी में होता है। यानी हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करेंगे, पूरा सॉल्यूशन का नहीं। देखिए पिछले जो फॉर्मूले थे मोलारिटी, उसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते उस वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मास। और मास तो लीटर में नहीं होता, मास हमेशा ग्राम या केजी में होता है। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर्मूला में जो सॉल्वेंट होगा वो केजी में ही लेना है। यानी आपके पास अगर ग्राम में है तो उसको डिवाइड बाय 1000 करके आप सॉल्व करके लेके आइए। एक सम इसको देखते हैं, इससे आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, कैसे होता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लियरली लेट्स सी द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट करो आप, ठीक है ना, CH3COH यानी एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और वो अगर समझ लीजिए बेंजीन में अगर उसको हम मिलाते हैं 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, ठीक है, 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक और एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको, तो आपका क्या आता है मोलालिटी। देखिए यहाँ पे सोल्यूट क्या है आपको लगता है, ऑब्वियसली सोल्यूट छोटे अमाउंट में रहता है, 75 ग्राम बेंजीन है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड जो कम अमाउंट में रहता है वही होता है सोल्यूट। अगर आप मेकआउट नहीं कर पा रहे हो कि भाई एग्जैक्टली सोल्यूट क्या है, दोनों भी लग रहा है सोल्यूट, तो जो स्मॉलर अमाउंट है वही सोल्यूट है। तो 2.5 ग्राम्स जो है वो सोल्यूट का मास गिवन है। बट इशू ये है कि हमको मास गिवन से तो काम बनेगा नहीं, ठीक है ना, वी वुड नीड मोल्स, ठीक है ना। अभी मोल्स का फॉर्मूला वही अपना पुराना फॉर्मूला है, अगर आपको याद है, मास गिवन अपॉन मोलार मास। अब देखिए यहाँ पे जो मोलार मास होगा वो किस एलिमेंट का होगा, ऑब्वियसली सोल्यूट का होगा। सोल्यूट क्या है ज़रा देख लेते हैं, सोल्यूट यहाँ पे क्या है। सोल्यूट यहाँ पे क्लियरली इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है। तो अभी इसमें ध्यान देने की बात है, कितने इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड में कार्बन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट है। कितने कार्बन है, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर ये तो इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, C2H कुछ लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन 2 लिखा है। एक्चुअली अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। देखिए इसमें भी आप कार्बन गिनिए 2 है, यानी जो इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना, जो इथेनोइक एसिड है उसमें आप ध्यान से गिनिए कि आपका ये जो इथेनोइक एसिड है यहाँ पे कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। आप देखोगे कि एग्जैक्टली यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही है, यानी ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है इथेनोइक एसिड को, जिससे चीज़ें आसान होगी। तो इसमें आपको क्लियरली इथेनोइक एसिड के रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ जाता है कि कार्बन जो आपका 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा रहे हो। देखो इसको ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे, देखो ये देखिए, ये इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने 12 जो कि कार्बन का एटॉमिक
एटॉमिक वेट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि कार्बन 2 है। यहाँ पे हमने इसको जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक वेट 1 होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। और यहाँ पर आप देखें लास्ट जो हाइड्रोजन और कार्बन तो हो गया, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 2 है और हमने 16 से मल्टीप्लाई करके, और एक चीज़ सब में एडिशन होगा, जितने एलिमेंट से बीच में एडिशन होगा हमको मिल जाता है 60 ग्राम्स पर मोल, जो कि हमारा मोलार मास होता है। मोलार मास क्यों चाहिए भाई, अभी मैंने फॉर्मूला बोला मास गिवन अपॉन मोलार मास करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2.5 मास गिवन है और नीचे मोलार मास से डिवाइड करके हमको मिल जाता है मोल्स। एक बार हमको मोल्स मिल जाता है, इसी को तो न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है ना, इसी को न्यूमरेटर में रखना है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं मोलालिटी निकालने के कॉन्सेप्ट में। देखिए मोलालिटी निकालने के लिए मोल्स तो नीचे रखना है, लेकिन जो बेंजीन दे के रखे हैं वो ग्राम में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो मोलार मास मोल्स आए हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं हमको वो कितना आया है 0.417। इसको आपको डिवाइड करना है जो बेंजीन का केजी में, तो ग्राम में दिया तो 75/1000 करेंगे, क्या करेंगे 75/1000, ठीक है ना। 75/1000 हम लोग जब करते हैं तो 1000 जो है वो कहाँ चला जाएगा, दैट विल गो इन द न्यूमरेटर। यानी मैंने बोला था डिनोमिनेटर में अगर उसका भी डिनोमिनेटर होता है वो पहुँच जाता है न्यूमरेटर में। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगता है जो पिछले न्यूमेरिकल में लगा था। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो 1000 है जो हमने एक्चुअली डिवाइड किया था 75 से, वो जाके बैठा है न्यूमरेटर में। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा मोलालिटी का 0.556। इस तरह से सॉल्यूशन हम निकालते हैं। देखिए इसके नीचे इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली मैं सॉल्व करने वाला हूँ, पर ये क्लास में नहीं, इसका अलग से क्लास होगा, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। जो इंटेक्स क्वेश्चन है आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी में यहाँ पर बताया है, इसको रीड करके दिखाते हैं। सोल्यूबिलिटी समझने के लिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो हम लोग क्या कभी डिज़ोल्व कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास शक्कर है यानी शुगर है एंड वी आर एडिंग दैट टू वाटर, तो वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम शुगर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं वो उसका मैक्सिमम अमाउंट है। अच्छा, तो यानी मैक्सिमम अमाउंट तब तक होगा जब तक इसके बाद और डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी एक पॉइंट आ जाएगा जब आप शुगर ऐड करते रहोगे पर एनी फर्दर वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो होगा उसका मैक्सिमम अमाउंट। इस कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी वो भी एक ज़रूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट कितना लिया है। यानी सॉल्वेंट अगर 1 लीटर दिया है पानी और उसमें मैं शुगर ऐड करते जा रहा हूँ, तो एक टाइम के बाद मुझे समझ में आएगा कि इसके बाद और शुगर नहीं जाएगा, तो वो उसका मैक्सिमम पॉइंट रहेगा। और क्योंकि मैंने 1 लीटर फिक्स रखा है तो मैं उसको बोल पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने पानी को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली और शुगर मैं उसमें ऐड कर पाऊँगा उस लिमिट के बाद। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, यानी वो सोल्यूट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड द सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी सोल्यूबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है सोल्यूट पे, किस तरह का सोल्यूट है वो। यानी अभी ये नेचर ऑफ सोल्यूट एक नया टर्म है केमिस्ट्री में। यानी कैसा होता है कि अगर मेरे को डिज़ोल्व करना है एक पोलार सोल्यूट को पोलार सॉल्वेंट में तो आसान होगा, और अगर मुझे पोलार सोल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है तो मुश्किल होगा। अच्छा, ये क्या है? मे बी सम पीपल डोंट नो अबाउट पोलार एंड नॉन पोलार। देखो वाटर जो होता है वो एक पोलार सॉल्वेंट है, यानी कि H2O जो होता है वो एक पोलार सॉल्वेंट है। यानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, और ये इस हाइड्रोजन से भी खींच रहा है, यानी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल वेरी इजी लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे समझते हैं कि जो शेयरिंग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम के बीच में, तो एक एटम उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इन दोनों के बीच में सपोज़ कीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर्ड है, ठीक है ना, आपको तो पता ही होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, यानी इसको
अपनी तरफ खींच लेता है। तो इससे ये क्या हो जाता है, अपनी तरफ खींच के थोड़ा बहुत पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, इसमें थोड़ा पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आता है। ये कब आता है, जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख पाता है, थोड़ा बहुत ये इसकी तरफ खिसक जाता है, पूरी तरह नहीं। देखिए पूरी तरफ खिसकेगा तो ये माइनस डेल्टा नहीं आके, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर साइन, ये पार्शियल बताता है, ये मतलब थोड़ा, मतलब दिस इज पार्शियल, ओके, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरा ले लेगा तो माइनस आएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो वाटर होता है वो एक तरफ पोलैरिटी बना लेता है। कैसे बनाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो खींचना होता है, ओके, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, उनका जो डिफरेंस के वजह से, इसके वजह से कुछ पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो उनको पोलार, वाटर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर को हम बोलते हैं पोलार, क्या बोलते हैं, पोलार, पोलार सॉल्वेंट। तो अब पोलार सॉल्वेंट के अंदर पोलार सोल्यूट ही डिसॉल्व होता है अच्छी तरह से, तो वो होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी अगर उनकी नेचर सेम है। तो इस तरह समझिए कि अगर आप जो है स्कूल में जाते हो तो अपने जैसे लोगों को ढूंढते हो, ठीक है ना, अपने जैसे लोगों को, मतलब आपके जैसे जो बात करते हैं, जिनका थॉट रहता है, उनको ढूंढते हो। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर दोनों सेम है, यानी दोनों का नेचर अगर लगभग सेम है, तो आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर अलग नेचर का है तो डिसॉल्व होना मुश्किल है, ये बात है। इसको और डिटेल में समझेगा एज ऑफ ना, तो इतना समझिए कि नेचर होता क्या है, कुछ पोलार से रिलेटेड। अगर नॉन पोलार है मतलब पोलैरिटी नहीं है। जैसे अगर नॉन पोलैरिटी समझना है तो आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन को कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए, ये नॉन पोलर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कोई खिंचाव नहीं, ना कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ना हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। कोई इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इसका और इसका, दोनों लगभग सेम है। अब दोनों सेम होने की वजह से कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता नहीं है, तो पोलैरिटी क्रिएट नहीं होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, या नॉन पोलर सोल्यूट इससे बन सकता है। तो इस केस में नेचर की बात हो रही है। और टेम्परेचर को तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जब हम चाशनी बनाते हैं, जो कि गुलाब जामुन में यूज़ होता है, तो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं पानी का, तो उसके अंदर और शुगर हम ऐड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो 1 लीटर पानी में हम ऐड कर सकते थे। उसके कंपैरिजन में हम लोग देख सकते हैं कि हम थोड़ा और, यानी हम शुगर की कैपेसिटी जो है, शुगर एक सोल्यूट है ऑब्वियसली, उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं उसको गर्म करने से। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आया होगा। प्रेशर एक नया चीज़ है, तो हम लोग देखेंगे प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ता है सोल्यूबिलिटी में, क्योंकि शुगर और वाटर में आपको प्रेशर का कुछ पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स जो है कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग ये नहीं डिस्कस करने वाले कि शुगर और वाटर में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या सोल्यूबिलिटी में फ़र्क आता है, तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम लोग ये ज़्यादा करके कुछ और सॉल्यूशंस में बात करेंगे, जैसे गैस जब भी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तो प्रेशर चेंज करने से क्या होता है। तो ये रुक जाइए, ये प्रेशर वाले चीज़ में, इसको हम लोग देखते हैं फर्दर क्लासेस में। एज ऑफ नाउ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया रहेगा कि हम लोग सोल्यूबिलिटी में क्या डिस्कस करने वाले हैं। होप सो सोल्यूबिलिटी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।